हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सोशल साइंस का 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलते हैं, आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन फर्स्ट है फारसी, ऑप्शन सेकेंड है अरबी, ऑप्शन थर्ड है तुर्की और ऑप्शन फोर है पश्तो। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन थर्ड यानी कि तुर्की हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया? 1492 ईस्वी में या 1496 ईस्वी में या 1294 ईस्वी में या 1498 ईस्वी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन फोर यानी कि 1498 राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन फर्स्ट है 1773 ईस्वी में, ऑप्शन सेकेंड है 1784 ईस्वी में, ऑप्शन थर्ड है 1813 ईस्वी में और ऑप्शन फोर है 1909 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 1773 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वांडीवॉश का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट है अंग्रेज और डच, ऑप्शन सेकेंड है अंग्रेज और फ्रांसीसी, ऑप्शन थर्ड है डच और पुर्तगाली और ऑप्शन फोर है फ्रांसीसी और डच। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सेकेंड यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन, पहले इसके देख लेते हैं। ऑप्शन है देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, सेकंड है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन थर्ड है लॉर्ड वेलेस्ली और ऑप्शन फोर्थ है यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग यानी कि फोर ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो 612 ईस्वी में या 712 ईस्वी में या 786 ईस्वी में या 732 ईस्वी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सेकेंड यानी कि 712 ईस्वी हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है या एशिया महाद्वीप में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो अफ्रीका महाद्वीप यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है या मुंबई में स्थित है या कोलकाता में स्थित है या जयपुर में स्थित है? तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, इसलिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो प्रधानमंत्री को देता है या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है या लोकसभा अध्यक्ष को देता है या उपराष्ट्रपति को देता है? तो देखिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है, इसलिए आपका ऑप्शन फोर राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बिहार राज्य में या झारखंड राज्य में या पश्चिमी बंगाल में या ओडिशा में? तो रानीगंज कोयला खान पश्चिमी बंगाल में है, इसलिए देखिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का निर्माण किससे होता है? लोकसभा से या राज्यसभा से या लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से या लोकसभा तथा राज्यसभा से? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन थर्ड यानी कि लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय किस बैंक में किया गया? पंजाब नेशनल बैंक में या बैंक ऑफ बड़ौदा में या इलाहाबाद बैंक में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है यानी कि काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का विलय
बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया, इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिगबोई तेल उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में या गुजरात में या पश्चिम बंगाल में या असम में? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन 4 यानी कि असम हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो देखिए इसमें मटर है या तरबूज है या गेहूं है या मूंगफली है? तो देखिए खरीफ की फसल आपका ऑप्शन 4 यानी कि मूंगफली हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो देखिए 21 वर्ष है या 35 वर्ष है या 30 वर्ष है या 35 वर्ष है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका देखिए ऑप्शन 3 यानी कि 30 वर्ष हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स आपकी बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग अति लघु त्रि-टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो देखिए क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ और किनके मध्य हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने कोही की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में की गई थी और ये किससे संबंधित था? तो ये कृषि से संबंधित था, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो देखिए भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती, यानी कि स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो देखिए अगर बात कर ली जाए हरित क्रांति शब्द के प्रयोग की तो विलियम गॉड द्वारा, और अगर इनके जनक के बारे में बात की जाए विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं, और अगर भारत में हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो MS स्वामीनाथन हो जाते हैं। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर आप लोग दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि अगर विश्व पूछते हैं देखिए उसका आंसर अलग हो जाता है। विश्व के अगर पूछते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाता है, और अगर भारत पूछा जाता है तो MS स्वामीनाथन जी हो जाते हैं, और अगर प्रयोग पूछा जाता है यानी हरित क्रांति शब्द का प्रयोग पूछा जाता है तो उसका भी आंसर अलग ही है। ये नहीं कि आप लोग स्वामीनाथन ही लिख दें या नॉर्मन बोरलॉग ही लिख दें, क्योंकि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड द्वारा किया गया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 2.42%, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में की गई थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस राज्य में प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है? तो देखिए प्रति हेक्टेयर की बात की गई है तो पंजाब में, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद के दोनों सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?
तो संसद के दोनों सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सर टॉमस रो देखिए जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद चलते हैं आज की जो सीरीज अति लघु टाइप की है उसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। देखिए क्वेश्चन है सीमा शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? तो सीमा शुल्क केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अब चलते हैं लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं, इसमें देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है मुगल कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। तो देख लेते हैं मुगल कालीन चित्रकला। देखिए हुमायूं पहला मुगल बादशाह था जिसे चित्रकला को यानी जिसने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। किसने दिया प्रोत्साहन? तो हुमायूं ने। ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। वह फारस से भी मीर सैयद अली एवं ख्वाजा अब्दुल समद को ले आया था। इन्होंने उच्च कोटि के चित्रों की रचना की। अकबर की राज्यसभा को अनेक प्रसिद्ध चित्रकार सुशोभित करते थे। इनमें हरिवंश, दशवंत, बसावन, केशव एवं ताराचंद्र बहुत प्रसिद्ध थे। कौन कौन प्रसिद्ध थे? तो देखिए हरिवंश हो जाते हैं, दशवंत हो जाते हैं, बसावन हो जाते हैं। ये किसके समय के थे? तो ये हुमायूं के समय के चित्रकार थे। और देखिए इस समय चित्रकला की भारतीय शैली का पर्याप्त विकास हुआ। जहांगीर चित्रकला का पारखी था। कौन चित्रकला का पारखी था? तो जहांगीर। वह स्वयं भी अच्छा चित्रकार था। कौन अच्छा चित्रकार था? तो जहांगीर। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके बहुविकल्पी टाइप में। और देखिए जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके काल को यानी किसके काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो जहांगीर के। फारसी कथाओं को चित्रित करने के अतिरिक्त महाभारत के फारसी अनुवाद, ऐतिहासिक रचना, अकबरनामा तथा दूसरी पुस्तकों को चित्रों से सजाया गया। उन्होंने भारतीय रंगों जैसे मयूरी, नीले तथा लाल रंग का अधिक प्रयोग किया। मुगलों ने अपनी चित्रकारी में ईरानी शैली से सपाटपन के स्थान पर भारतीय कूंची की गोलाई का प्रयोग किया जिससे त्रिआयामी चित्र बनने लगे। तैमूर घराने के राजकुमार शीर्षक से बनाया गया चित्र हुमायूं के काल की अनुपम देन है। यह चित्र 115 वर्ग मीटर कपड़े पे बनाया गया है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्धों के नाम लिखिए। तो बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्धों में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 यानी कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लाहौर पर अपना अधिकार स्थापित करने के पश्चात बाबर दिल्ली की ओर अग्रसर हुआ। उन दिनों वहां का शासक इब्राहिम लोदी था। कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। बाबर के आगमन की सूचना सुनकर इब्राहिम लोदी लगभग 1 लाख सैनिकों की सेना लेकर पानीपत के मैदान में आ डटा। अप्रैल 1526 ईस्वी में दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ। यद्यपि बाबर के पास केवल 12,000 सैनिकों की सेना थी परंतु वह पूर्णतः प्रशिक्षित थी और उनके पास तोपखाना भी था। इब्राहिम इस युद्ध में मारा गया और बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब चलते हैं देखते हैं सेकंड इनका कौन सा युद्ध है। तो सेकंड देखिए खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। और फ्रेंड्स ये नहीं ज़रूरी है कि आप इतना लेंथी लिखें क्योंकि यहाँ पे 4 युद्धों के बारे में पूछा गया तो आप 4 युद्ध लिख दें और उसमें थोड़ी सी डिटेल लिख दें तो आप लोगों को अच्छे नंबर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो देखिए खानवा का युद्ध के बारे में देख लेते हैं, मैन चीज़ देख लेते हैं। देखिए बाबर के राजपूत राजा राणा सांगा
को आशा थी कि मोहम्मद गौरी के समान बाबर भी लूटपाट करके वापस चला जाएगा और दिल्ली पर पुनः हिंदू राज्य की स्थापना हो जाएगी। और देखिए, परंतु उसकी यह आशा निर्मूल सिद्ध हुई। अब देख लेते हैं इसका मेन पॉइंट जो है। देखिए, मार्च सन 1527 ईस्वी में सीकरी में 15 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर बाबर और राणा सांगा की सेना के मध्य घोर संग्राम हुआ। पहले तो राजपूतों को सफलता मिली, परंतु बाबर के तोपखाने के आगे वे अधिक देर तक नहीं ठहर सके और बाबर की विजयी हुई। देखिए, पानीपत का और खानवा का दोनों युद्ध में किसकी विजयी हुई? तो बाबर की। अब देख लेते हैं थर्ड युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो 1528 ईस्वी में चंदेरी के शासक मेदिनी राय के पास बाबर ने संधि का प्रस्ताव भेजा था। वह चंदेरी के बदले जागीर देने के पक्ष में है। ठीक है ना, आप इतना लिख देंगे तो बहुत होगा, क्योंकि आप लोगों के पास देखिए टाइम बहुत कम होता है और वर्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लेंथी मत लिखिएगा। आप लोग उतना ही लिखिएगा जितना इनफ हो, ठीक है ना। देखिए, 4 युद्ध हो जाता है। कौन सा? तो घाघरा का युद्ध हो जाता है। घाघरा का युद्ध बाबर का आखिरी युद्ध था, ठीक है ना, बाबर का आखिरी युद्ध था। और ये किसके मध्य हुआ? तो महमूद लोदी और बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ। देखिए, घाघरा का युद्ध बाबर का आखिरी युद्ध था और किनके मध्य हुआ? तो महमूद लोदी और बाबर के मध्य हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो मनसबदारी व्यवस्था को देख लेते हैं। देखिए, सैन्य संगठन। साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर ने एक विशाल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित सेना का गठन कर रखा था। अकबर ने जागीर प्रथा को समाप्त कर सैनिक पदाधिकारियों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। उसने सेना का प्रबंध मनसबदारी प्रथा के आधार पर किया। मनसब एक प्रकार का पद होता है। पूरे मुगल साम्राज्य में हजारों छोटे बड़े मनसबदार यानी शासकीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी थे। मनसबदार अपने सैनिकों की भर्ती स्वयं करते थे। मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। बादशाह के विरुद्ध यदि कोई विद्रोह करे तो मनसबदार विद्रोह कर दबाते थे। मुगल साम्राज्य की रक्षा करना और दूसरे क्षेत्रों में मुगल वंश का राज्य फैलाना भी मनसबदारों का काम था। उन दिनों मुगल अमीरों अर्थात बड़े मनसबदारों को जितना वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी भी अन्य राज्य के अधिकारियों को नहीं मिलता था। तभी तो मुगल अमीर बड़ी शान शौकत से रहते थे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? भारत में किन्हीं 4 परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र लिखिए। तो परमाणु ऊर्जा, किसी परमाणु के नाभिक की ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में 2 प्रकार के कण होते हैं जिन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में जोड़कर रखने वाली ऊर्जा को ही परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। अब देख लेते हैं परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। तो इसमें फर्स्ट हो जाता है कीगा, सेकंड तारापुर, थर्ड काकरापार, 4 कल्पक्कम और 5 नरोरा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा किसे कहते हैं? भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 4 मिट्टियों का संक्षेप में उल्लेख करें। तो मृदा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा मिट्टी कहते हैं। मृदा की ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्रायः जो परत प्राप्त होती है उसे चट्टान या शेल कहते हैं। उसके बाद देखिए 4 मिट्टियों का संक्षेप में वर्णन करना है। तो आप देख लें 4 मिट्टी। देखिए, जलोढ़ मिट्टी हो जाती है, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। इसमें देखिए सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी प्रायः विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती है, जिसमें गाद तथा मृतिका के महीन कण तथा बालू तथा बजरी के अपेक्षाकृत बड़े कण भी होते हैं। अब देख लेते हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है।
उसके बाद देख लेते हैं लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी लाल, पीली एवं चॉकलेटी रंग की होती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमीनियम और चूना अधिक होता है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्रयुक्त होती है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहाँ शुष्क व तरमौसम बारी से होता है। यह लेटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं: सबसे लंबा लिखित संविधान, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत, नम्यता एवं अनम्यता यानी लचीला एवं कठोर का मिश्रण, एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, और भी बहुत सारे हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं? तो जनहित याचिका, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि किसी भी जनहित के लिए मुकदमा है। चूंकि मुकदमेबाजी शब्द का अर्थ कानूनी कार्रवाई है, यह एक सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई के लिए है। यह जनहित की रक्षा के लिए है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर स्पष्ट करें। तो देख लेते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर। तो डेबिट का अर्थ है कि आप अपने पैसे का उपयोग कर रहे हैं, जबकि क्रेडिट का अर्थ है कि आप एक निश्चित समय अवधि के लिए पैसे उधार ले रहे हैं। क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट और कम्प्लीमेंट, लाभ और डिस्काउंट जैसे फ़ायदे देने के साथ साथ आपके बैंक बैलेंस में पैसे नहीं होने पर भी अधिक खर्च करने की सुविधा प्रदान करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? इसके विकास पर अधिक बल क्यों दिया जा रहा है? तो सौर ऊर्जा, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश और ऊष्मा जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए सौर शक्ति और सौर तापीय ऊर्जा और सौर वास्तुकला जैसी तकनीकी की एक श्रृंखला का उपयोग करके उपयोग की जाती हैं। और विकास पर बल देखिए क्यों है विकास पर बल? तो सौर ऊर्जा को ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनाने के लिए, इसके इस्तेमाल को कम खर्चीला बनाने तथा लंबे समय तक इसका भंडारण करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। उसके बाद चलते हैं आज की सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो देखिए, महाद्वीप, पृथ्वी के जो 7 सबसे बड़े, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। महाद्वीप से आप क्या समझते हैं? सभी महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो महाद्वीप पृथ्वी के जो 7 सबसे बड़े यानी ठोस सतह के टुकड़े हैं, उन्हें महाद्वीप कहा गया है और उन्हें अलग अलग नाम भी दिया गया है, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। थैंक यू।